बिग पेन एक्सप्लेनेशन। मुझे याद नहीं मैं कौन हूं और क्यों मैं ऐसी जगह पर हूं। चारों तरफ बस समंदर ही समंदर है, मुझे कोई और लैंड नहीं दिख रहा। आखिर मैं हूं कहां? अरे ये क्या है? रेत में एक पुराना मेल बॉक्स खड़ा हुआ था। भला कोई बीच पर मेल बॉक्स क्यों गाड़ेगा? थोड़ी देर उसे देखने के बाद वो समुद्र के किनारे चलना शुरू करता है। चलो बीच के किनारे किनारे चलता हूं, मुझे यकीन है कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। इसके बाद मेन कैरेक्टर लगातार बीच के किनारे चलता रहता है। चलते चलते रात हो जाती है, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो घूमकर फिर उसी मेल बॉक्स के पास पहुंच जाता है। हद है, ये कैसा आइलैंड है? तभी उसे जंगल की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो धीरे से मुड़कर जंगल की ओर देखता है। घने पेड़ों के बीच गहरा अंधेरा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे लगातार घूर रहा हो। वो थोड़ा डर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। घास उसके कंधों तक आ रही थी और आसपास से अजीब सी बदबू भी आ रही थी। तभी अचानक जंगल के अंदर एक तेज रोशनी चमकती है। मेन कैरेक्टर एकदम शॉक हो जाता है और उसी वक्त तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए वो एक बड़े पत्थर के नीचे जाकर बैठ जाता है। यहां के मौसम का तो कुछ अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। आखिर मैं हूं कहां? तभी उसे अपनी पॉकेट में कुछ फील होता है। वो जल्दी से हाथ डालकर देखता है उसका फोन। वो तुरंत फोन ऑन करने की कोशिश करता है, मन ही मन दुआ करते हुए कि काश फोन चालू हो जाए, लेकिन फोन ऑन नहीं होता। गुस्से में वो फोन को दूर फेंक देता है। फोन दूर जाकर गिरता है, लेकिन फिर उसे उम्मीद होती है कि अगर वो इसे सुखा दे तो शायद ये काम करने लगे। इसीलिए वो वापस जाकर अपना फोन उठा लेता है। तभी उसकी नजर आसमान की तरफ जाती है। उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है, बिल्कुल किसी लाइट की तरह। वो ध्यान से उसे देखने लगता है। धीरे धीरे जब उसका विजन क्लियर होता है, तब उसे समझ आता है कि वो एक घर है। इसके बाद हमें कई पैनल्स में मेन कैरेक्टर दिखाई देता है, जो धीरे धीरे दूर जाता जा रहा होता है और आखिर में वो फिर उसी मेल बॉक्स के पास पहुंच जाता है। तभी अचानक उस आइलैंड पर जोरदार बिजली गिरती है और अगले ही पल एक बड़े धमाके का पैनल दिखाई देता है। वेस्ट कोस्ट से टूरिस्ट के गायब होने की खबरें काफी ज्यादा आने लगी थी। उन्हीं में से एक सबसे फेमस केस था मिसिंग कॉलेज स्टूडेंट्स एच और एल का। यह न्यूज एक लोकल शॉपकीपर टीवी पर देख रहा होता है। वो गुस्से में बोलता है, कैसी दुनिया हो गई है ये? इससे मेरे बिजनेस का क्या फायदा होगा? कोई अच्छी खबर सुनाओ यार, ये सबसे घटिया न्यूज क्यों दिखाते रहते हैं? तभी रिपोर्टर दूसरी खबर सुनाती है, एक्स डोंग के एक मर्डर केस की, जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया था। यह सुनकर शॉपकीपर फिर बोलता है, हद है। इसके बाद रिपोर्टर एक और न्यूज बताती है, फेमस सिंगर जे के बारे में, जिस पर इलीगल ड्रग्स लेने के आरोप लगे थे और अब वो भी गायब हो चुका था। शॉपकीपर बताता है कि वो पहले सिंगर जे से मिल चुका है। पिछले साल एक बोट पार्टी में एक ड्रग डीलर ने मेरी मुलाकात सिंगर जे से करवाई थी। ये याद करते ही उसे और गुस्सा आने लगता है। क्या ये पूरा कंट्री पागल हो गया है? ये एंटरटेनर्स आखिर सोचते क्या हैं? ड्रग लेना क्या कोई मेडल है? एक भी अच्छी खबर नहीं दिखाते ये चैनल वाले। इसके बाद वो पीछे मुड़कर एक कस्टमर से कहता है, क्यों बच्चे, सही बोल रहा हूं ना मैं? कस्टमर धीरे से जवाब देता है, हाँ शायद। शॉपकीपर उसका चेहरा देखने की कोशिश करता है, लेकिन कस्टमर खाना खत्म करके वहां से निकलने लगता है। जैसे ही वो बाहर जाने वाला होता है, शॉपकीपर उसे रोक लेता है। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है। कस्टमर धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और तभी शॉपकीपर उसके पीछे एक बेहद भयानक तरीके से उसे घूर रहा होता है। सुनो। अचानक मेन कैरेक्टर की नींद खुल जाती है। तब पता चलता है कि वो सिर्फ एक सपना था। वो घबरा कर उठ बैठता है और देखता है कि इस वक्त वो किसी कमरे में है। वो कंफ्यूज्ड होकर कमरे से बाहर निकलता है ताकि उस जगह को देख सके। जैसे ही वो बाहर आता है, उसे एक औरत दिखाई देती है जो वाइपर से फर्श पर पड़े किसी खून जैसी चीज को साफ कर रही थी।
औरत को एहसास हो जाता है कि कोई उसे देख रहा है। वो पीछे मुड़कर कहती है, अरे तुम जाग गए? लड़का थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछता है, मुझे माफ कीजिए, लेकिन क्या आप बता सकती हैं कि मैं इस वक्त कहां हूं? औरत जवाब देती है, मेरे घर में। और कहां? तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? क्योंकि तुम पिछली रात मेरे यार्ड में बेहोश पड़े थे। मेरी यंगर डॉटर ने तुम्हें देखा था, फिर हम तुम्हें अंदर ले आए। लड़का अब भी कंफ्यूज था, लेकिन फिर भी वो उस औरत का शुक्रिया करता है। औरत उससे पूछती है, तुम हो कहां से? लड़का जवाब देता है, मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन शायद मैं किसी शिप पर था, शायद वहीं कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। औरत कहती है, आज तो कोई रिजर्वेशन भी नहीं था, तभी मैं सोचूं तुम हो कौन। फिर वो बताती है, हम इस आइलैंड पर एक बेड एंड ब्रेकफास्ट चलाते हैं। लड़का पूछता है, असल में हम अभी हैं कहां? औरत जवाब देती है, अरे बताया ना, मेरे घर पर। लड़का कहता है, नहीं, मेरा मतलब ये आइलैंड कहां है? ये पूछते वक्त उसकी नजर फर्श पर पड़े उस खून जैसी चीज पर ही थी, लेकिन औरत सीधे जवाब देने के बजाय कहती है, पहले तुम्हें कपड़े पहन लेने चाहिए। अब लड़के को थोड़ा डाउट होने लगता है, क्योंकि वो औरत उसके सवालों को घुमा रही थी। तभी औरत कहती है, तुम कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाती हूं। लड़का कमरे में बैठकर सोचने लगता है, एक सुनसान आइलैंड पर बेड एंड ब्रेकफास्ट। अब उसे उस औरत पर शक होने लगा था। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। एक लड़की कपड़े लेकर अंदर आती है। उसे देखते ही लड़का शॉक हो जाता है। लड़की मुस्कुराकर कहती है, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये रूड बिहेवियर होता है। लड़का घबराकर लगभग चीख पड़ता है। तभी लड़की हंसते हुए कहती है, अरे रिलैक्स, मैं मजाक कर रही थी, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का धीरे से जवाब देता है, सच कहूं वो मुझे भी याद नहीं। ये सुनते ही लड़की जोर जोर से हंसने लगती है। मैं पहली बार ऐसे लड़के से मिली हूं जिसे अपना नाम ही याद नहीं। लड़का जवाब देता है, और किसी की मजबूरी पर हंसना क्या रूडनेस नहीं होता? लड़की अचानक रुक जाती है, फिर एक अजीब सी स्माइल के साथ कहती है, अच्छा है। ये देखकर लड़के की फटके हाथ में आ जाती है। वो जल्दी से पूछता है, आखिर मैं यहां आया कैसे? और मुझे मेरा नाम क्यों याद नहीं? मुझे इतना पता है कि मैं किसी आइलैंड पर हूं, लेकिन ये आइलैंड आखिर किस जगह है ये तक नहीं पता। लड़की जवाब देती है, यहां हो मतलब तुम मेरी जगह पर हो। तभी उसके पीछे पूरा परिवार आ जाता है। चैप्टर 2 चैप्टर की शुरुआत में पूरा परिवार खाने से पहले प्रेयर कर रहा होता है। इस पैनल में फैमिली के सारे मेंबर्स दिखाई देते हैं। प्रेयर खत्म होने के बाद उस औरत का पति बोलता है, टेबल पर ज्यादा खाना तो नहीं है, लेकिन एंजॉय करो। लड़का तुरंत जवाब देता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहां तो काफी खाना है, थैंक यू सो मच। फिर वो आदमी पूछता है, तुम्हारे घाव अब कैसे हैं? लड़का कहता है, ज्यादा सीरियस नहीं है, अब ठीक हूं। ये कहकर वो प्लेट में रखा मीट काट कर खाता है और उसे वो मीट काफी टेस्टी लगता है। जैसे ही वो दूसरी बाइट लेने वाला होता है, उसी वक्त वो औरत उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। खाना कैसा लगा? लड़का डर की वजह से निवाला तक मुंह में नहीं डाल पाता। वो धीरे से जवाब देता है, काफी टेस्टी है, आप बहुत अच्छी कुक हो। औरत मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस थोड़े डरावने लग रहे थे। इतनी तारीफ सुनने के बाद भी वो वहीं खड़ी रहती है। अब लड़के को लगने लगता है कि शायद ये और तारीफ सुनना चाहती है। तब वो जल्दी से बोलता है, जो मीट है वो परफेक्ट टेम्परेचर पर बना है, ना ज्यादा रॉ ना ओवरकुक्ड, और पीनट सॉस ने तो इसमें जान डाल दी। फिर वो कहता है, वैसे मैं स्टेक्स ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन ये सच में काफी टेस्टी है। ये सुनकर औरत का हस्बैंड मुस्कुराकर कहता है, मेरी वाइफ सच में बहुत अच्छी कुक है, मैं कितना लकी हूं ना। इसके बाद लड़का फिर पूछने की कोशिश करता है, क्या आप बता सकते हैं कि हम आखिर हैं कहां? लेकिन तभी घर की छोटी लड़की अपनी बड़ी बहन रोमी से ग्लास भरने को कहती है। रोमी ग्लास भरकर लड़के की तरफ रख देती है।
लड़का ड्रिंक को ध्यान से देखता है। उसे वो बिल्कुल ब्लड जैसा लग रहा था। तभी उसे सुबह वाला सीन याद आता है जब वो औरत फ्लोर से खून जैसी चीज साफ कर रही थी। तभी रोमी कहती है, ये कॉर्नेलियन टी है, काफी सुंदर है ना, बिल्कुल ब्राइट रेड। तभी उसकी छोटी बहन हंसकर बोलती है, ह्यूमन ब्लड। रोमी तुरंत चिल्लाती है, चुप रहो। तभी उनके पिता बेहद सख्त आवाज में बोलते हैं, शांत। पूरा टेबल एकदम शांत हो जाता है। फिर वो यूमी से कहते हैं, अपनी बहन से माफी मांगो। यूमी धीरे से सॉरी बोल देती है, लेकिन इसके बाद वो रोमी से कहते हैं, और तुम भी माफी मांगो। रोमी चिढ़कर कहती है, मैं क्यों, मेरी क्या गलती है? तभी उसके पिता बेहद खतरनाक चेहरा बनाकर उसे घूरने लगते हैं। यह देखकर सिर्फ रोमी ही नहीं, लड़के की भी फट के हाथ में आ जाती है। आखिरकार रोमी डरकर सॉरी बोल देती है। यह देखकर लड़का हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है। तभी अचानक घर की बेल जोर जोर से बजने लगती है और उसी वक्त उनका बेटा टेबल से उठकर कहीं जाने लगता है। लड़का कंफ्यूजन में उसे देखता रहता है। वो लड़का बोलता है, 2 बज गए, और वहां से चला जाता है। मेन कैरेक्टर उसके पिता से पूछता है, आपका बेटा कहां गया? वो जवाब देते हैं, मिनू काम करता है। कैसा काम? औरत जवाब देती है, पिग्स को पालने का। लड़का अपने कमरे में अकेला बैठा था। वो डरा हुआ और कंफ्यूज्ड महसूस कर रहा था। बहुत अजीब लोग हैं ये। फिर वो अब तक हुई सारी घटनाओं के बारे में सोचने लगता है और तभी उसे समझ आता है, ये साले तो मुझे कभी नहीं बताएंगे कि मैं आखिर हूं कहां, और इन्हें मुझसे कुछ छुपाने में डर भी नहीं लग रहा। तभी उसे वो मिसिंग कॉलेज स्टूडेंट्स वाली न्यूज याद आती है। अचानक वो अपना पिलो उठाता है और तब पता चलता है कि उसने अपनी सेफ्टी के लिए किचन नाइफ तकिए के नीचे छुपाकर रखा हुआ है। साला, मेरे पास कम से कम ये तो होना चाहिए, तभी मैं चैन से सो पाऊंगा। तभी अचानक डोर पर नॉक होता है। बाहर से वही औरत पूछती है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? लड़का एकदम घबरा जाता है। वो जल्दी से नाइफ छुपाकर बेड पर बैठ जाता है। आ जाओ। औरत कमरे के अंदर आती है। लड़का पूछता है, इतनी रात को कोई काम था क्या? लेकिन औरत बिना कुछ बोले अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रख देती है। यह देखकर लड़के का पेशाब छूट जाता है। औरत धीरे से पूछती है, वो तुम नहीं थे ना जिसने किचन नाइफ लिया है? चैप्टर की शुरुआत में वही औरत लड़के के कंधे पर हाथ रखकर उसे बेहद भयानक तरीके से घूर रही होती है। लड़का घबराकर बोलता है, किचन नाइफ? तभी औरत धीरे से अपना हाथ उसके कंधे से हटा लेती है और कहती है, आई एम सॉरी, तुमने वो नाइफ नहीं लिया होगा। लड़का थोड़ा संभलते हुए पूछता है, क्या आपका किचन नाइफ खो गया है? औरत जवाब देती है, हाँ, शायद ये यूमी की हरकत होगी। मैं उसे हमेशा मना करती हूं, लेकिन वो मानती नहीं। ये सुनकर लड़का हैरानी से बोलता है, क्या? औरत हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मुझे माफ करना, मैंने इतनी रात को तुम्हें डिस्टर्ब किया। उम्मीद करती हूं तुमने बुरा नहीं माना होगा। लड़का तुरंत कहता है, अरे नहीं, कोई बात नहीं। औरत कमरे से बाहर निकलते हुए कहती है, गुड नाइट। पैसों की बात तब करेंगे जब तुम्हारी यादें वापस आ जाएंगी। औरत के जाते ही लड़का कंफ्यूज्ड होकर दरवाजे के पास खड़ा रह जाता है। उसकी नजर धीरे धीरे डोर लॉक पर जाती है और वो मन ही मन कहता है,
ये घर पागलों का है। वो सोचने लगता है, एक ऐसा रूम जो अंदर से लॉक भी नहीं हो सकता, ऐसी जगह में कोई सो कैसे सकता है? नींद ना आने की वजह से वो विंडो के पास जाकर बाहर देखने लगता है। समंदर की तरफ देखते हुए वो धीरे से कहता है, मुझे याद करना ही होगा, आखिर मैं कौन हूं और यहां कैसे आया? तभी अचानक उसे कुछ याद आता है, अरे मेरा सेलफोन। इसी दौरान उसकी नजर नीचे रोड की तरफ जाती है। वहां उसे मीनू दिखाई देता है जो किसी अनजान आदमी के साथ जा रहा था। लड़का ध्यान से उन्हें देखने लगता है। मीनू को तो मैं पहचान गया, लेकिन ये दूसरा आदमी कौन है? अब उसे थोड़ा शक होने लगता है। वो धीरे से अपने पिल्लों के नीचे छुपाया हुआ नाइफ निकालता है और बिना आवाज किए कमरे से बाहर निकल जाता है। चलते हुए वो सोच रहा होता है, ये डिनर टेबल पर भी नहीं था, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसी बीच उसे घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। कोई कह रहा था, इस बार मैंने अच्छी तरह चेक किया था, मुझे नाइफ कहीं नहीं मिला। दूसरी आवाज आती है, वो पक्का उसके पिल्लों के नीचे होगा। यह सुनते ही लड़के की फैट जाती है, क्योंकि वो उसी कमरे के बाहर खड़ा था। लेकिन अगले ही पल वो वहां से गायब हो जाता है। सीन अचानक मीनू की तरफ शिफ्ट होता है। वो अपने साथ वाले आदमी से कहता है, कल सुबह तक, लेकिन वो आदमी कुछ जवाब नहीं देता। तभी मीनू बेहद भयानक चेहरा बनाकर फिर कहता है, कल सुबह तक। अब डरकर वो आदमी बोलता है, ठीक है, और वहां से चला जाता है। जाते जाते वो मीनू को गालियां दे रहा होता है। तभी पता चलता है कि मेन कैरेक्टर चुपचाप उसका पीछा कर रहा था। वो उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। अचानक उस आदमी को एहसास हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो डरकर बोलता है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मेन कैरेक्टर अपनी पीठ के पीछे नाइफ छुपाकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, चुप, एकदम चुप। इसके बाद वो उसे एक पुराने घर के अंदर ले जाता है। वहां वो आदमी अपना नाम जिनताई बताता है। लड़का उससे पूछता है, क्या तुम यहां रहते हो? जिन उसे अजीब नजरों से देखकर बोलता है, क्या तुम मुझे नहीं जानते? लड़का जवाब देता है, क्या हम पहले मिले हैं? मैंने तुम्हें बताया ना, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे कुछ याद नहीं। जिन का रिएक्शन थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है। तभी लड़का उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि हम अभी आखिर हैं कहां? लेकिन जिन तुरंत उसकी बात काट देता है, ऐसे सवाल मत पूछो, और खासकर उन पागलों से तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुनते ही लड़के का शक और बढ़ जाता है। फिर जिन धीरे से कहता है, क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? वो बारिश वाली आखिरी रात। इसके बाद अचानक फ्लैशबैक जैसा सीन दिखाई देता है। मैन कैरेक्टर उस घर के सामने पहुंचता है और राहत की सांस लेते हुए कहता है, शुक्र है। लेकिन तभी उसके पीछे एक आदमी फावड़ा लेकर खड़ा दिखाई देता है और अगले ही पल वो फावड़े से उस पर हमला कर देता है। सीन फिर वापस जिन की तरफ आता है। जिन धीरे आवाज में कहता है, तुम्हें उस फैमिली को यह यकीन दिलाना होगा कि तुम उनके लिए यूजफुल हो। लड़का कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, लेकिन मैं ऐसा करूं क्यों? जिन जवाब देता है, क्योंकि तुम्हें करना ही होगा। इसी बीच सीन फिर उस घर की तरफ शिफ्ट होता है। वो औरत हाथ में लैंटर्न लेकर लड़के के कमरे के सामने से गुजर रही होती है, लेकिन अचानक वो रुक जाती है, धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और उसके कमरे के दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो जाती है। फिर धीमी आवाज में पूछती है, क्या तुम सो रहे हो? ये सुनते ही लड़के की फट के हाथ में आ जाती है। वो अपनी सांसों की आवाज तक धीमी करने की कोशिश करने लगता है ताकि वो औरत उसे सुन ना ले। तभी औरत डोर लॉक से उसके कमरे के अंदर झांकती है और हल्की मुस्कान के साथ कहती है, आखिर ये सो कैसे सकता है? वो भी ऐसी सिचुएशन में। ये बात लड़का भी सुन लेता है और उसका पेशाब छूट जाता है। कुछ सेकंड बाद वो औरत वहां से चली जाती है। लड़का डरते हुए धीरे से बोलता है, हद है, आखिर ये रात और कितनी लंबी बची है। इसके बाद वो काफी देर तक करवटें बदलता रहता है, लेकिन डर की वजह से उसे नींद नहीं आती। वो खुद से कहता है, कम से कम 5 घंटे तो हो ही गए होंगे। लेकिन तभी वो विंडो से बाहर देखता है। यार, अभी तक चांद निकला हुआ है।
इसके बाद बाहर का पूरा व्यू दिखाया जाता है, बीच, समंदर और वही मेल बॉक्स। तभी सीन जंगल की तरफ शिफ्ट होता है, जहां एक ट्री हाउस के नीचे एक बच्चा झूला झूल रहा होता है। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके हाथ में एक सेल फोन था और वो सेल फोन मेन कैरेक्टर का था। वो बच्चा फोन को घूरते हुए उसे ऑन करने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक तेज फ्लैश चमकता है और अगले ही पल सीन अगले दिन पर शिफ्ट हो जाता है। अगले दिन मीनू की फैमिली और मेन कैरेक्टर डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे होते हैं। लड़का शॉक हो जाता है क्योंकि आज भी टेबल पर काफी ज्यादा खाना रखा हुआ था। तभी मीनू के फादर उससे पूछते हैं, क्या कल तुम अच्छे से सोए? लड़का जवाब देता है, हाँ, लेकिन उसके फादर उसे ध्यान से देखते हुए कहते हैं, लेकिन तुम काफी थके हुए लग रहे हो। लड़का तुरंत बहाना बनाता है, मैं उस तरह का आदमी हूं जो सोते वक्त गिरता पड़ता रहता है, शायद इसलिए। फिर फादर पूछते हैं, क्या तुम्हारी यादें वापस आई? लड़का सिर हिलाकर कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। फादर हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, तुम बहुत सीरियस लग रहे हो, चिंता मत करो, यादें वापस आ जाएंगी। मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी। लड़का पोलाइटली जवाब देता है, मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे खाने पर जाती है। आज का पूरा मेन्यू पिछली रात से अलग था। औरत मुस्कुराकर कहती है, यह भी पिछली बार की तरह टेस्टी होगा। लड़का हैरानी से पूछता है, क्या यह सब आपने अकेले बनाया है? बस यही सवाल पूछते ही पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। टेबल पर बैठे सब लोग उसे डरावनी नजरों से देखने लगते हैं। मीनू, रूबी और वो औरत भी अजीब तरीके से टेंस लग रहे थे। तभी मीनू के फादर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए पूछते हैं, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? लड़का तुरंत बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद फादर प्रेयर शुरू करने वाले होते हैं, लेकिन तभी उनकी वाइफ उन्हें रोक देती है। हनी, प्रेयर से पहले वो बात बता दो जो तुम सबको बताना चाहते थे। फादर अचानक बोलते हैं, अरे हाँ, याद आया। इतना कहकर वो टेबल के नीचे से एक पेयर ऑफ शूज निकालते हैं। उन्हें देखते ही लड़के की फैट के हाथ में आ जाती हैं, क्योंकि वही शूज उसने पिछली रात मीनू का पीछा करने के लिए पहने थे। फादर शूज को टेबल पर रखते हुए कहते हैं, कल रात कोई ये शूज पहनकर बाहर गया था। लड़के की हालत खराब होने लगती है, लेकिन तभी रूबी बोलती है, शायद वो मीनू होगा। वैसे भी आधी रात को डैड के शूज पहनकर कौन बाहर जाएगा? यूमी तुरंत बोलती है, बेवकूफ मीनू, वो डैड के फेवरेट शूज थे। अब तू तो गया। फादर मीनू की तरफ देखते हुए पूछते हैं, क्या वो तुम थे मीनू? मीनू डरते हुए सिर हिलाकर ना कहता है। फादर शांत आवाज में कहते हैं, तुम्हें पता है ना, झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं। कुछ सेकंड बाद वो फिर पूछते हैं, क्या वो तुम थे मीनू? अब की बार उनकी आवाज बेहद डरावनी थी। मीनू फिर डरकर ना कहता है, लेकिन फादर लगातार उसे घूरते रहते हैं, वो तुम ही थे ना मीनू? ये देखकर मेन कैरेक्टर अचानक चिल्ला पड़ता है, रुको, वो मैं था। अब पूरा परिवार उसकी तरफ घूरने लगता है। लड़का जल्दी जल्दी बोलता है, मेरे पास फोन भी नहीं था, मैं बोर हो रहा था इसलिए बाहर चला गया और मुझे लगा वो सिर्फ आम शूज हैं। फादर धीरे से पूछते हैं, तुम बोर हो रहे थे? लड़का कंफ्यूज होकर बोलता है, क्या? फादर मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या ये जगह तुम्हारे लिए बोरिंग है? फिर वो धीरे से बोलते हैं, तो क्या मैं इसे थोड़ा मजेदार बनाऊं तुम्हारे लिए? तभी अचानक गनशॉट की आवाज आती है और अगले सीन में पता चलता है कि मीनू के फादर उसे बर्ड हंटिंग पर लेकर आए हैं। फादर एक बर्ड को शूट करके गिरा देते हैं, फिर कहते हैं, गनशॉट की आवाज सुनकर ज्यादातर बर्ड्स उड़ जाते हैं, लेकिन कुछ हमेशा रह जाते हैं, वो जो भागते नहीं। इतना कहकर वो पानी में गिरे बर्ड की तरफ देखते हैं। ऐसे की जाती है बर्ड हंटिंग। ये कहते हुए वो धीरे धीरे लड़के की तरफ बढ़ते हैं और शॉटगन उसकी तरफ बढ़ाकर कहते हैं, लो, अब तुम ट्राई करो। लड़का घबरा कर कहता है, मैंने जिंदगी में कभी गन नहीं चलाई। फादर पूछते हैं, क्या तुम्हें डर लग रहा है? लड़का जवाब देता है, नहीं,
बस समझ नहीं आ रहा कि हम इन्हें मार क्यों रहे हैं। खाने के लिए तो नहीं मार रहे, बस मजे के लिए। फादर मुस्कुराते हैं। तुम वही हो ना जो बोर हो रहा था? इतना कहकर वो आसमान की तरफ उड़ते बर्ड की तरफ इशारा करते हैं। वो वाली, उसे शूट कर सकते हो? तुम कर सकते हो। लेकिन तभी रिवील होता है कि लड़के ने गन बर्ड्स पर नहीं बल्कि सीधे फादर पर तानी हुई थी। वो गुस्से में पूछता है, आखिर कोई मुझे कुछ क्यों नहीं बता रहा? फादर शांत आवाज में पूछते हैं, क्या नहीं बता रहा? लड़का चिल्लाकर बोलता है कि आखिर मैं हूं कहां? फिर वो पूछता है, और वो आदमी कौन है जो फार्म हैंड जैसा दिखता है? और तुम लोग इस छोटी सी जगह में रह क्यों रहे हो? ये सुनते ही फादर अचानक उसकी गन पकड़कर उसे अपनी चेस्ट पर रख देते हैं और कहते हैं, इस आइलैंड का कोई नाम ही नहीं है। और जिस आदमी की बात कर रहे हो वो फार्म हैंड नहीं, हमारा पुराना एम्प्लॉई है। हम बस एक बोर्डिंग हाउस चलाते हैं और तुम हमारे गेस्ट हो। ये कहते हुए वो गन को अपनी चेस्ट पर और दबा देते हैं। लड़का घबराकर पूछता है, ये क्या कर रहे हो? फादर शांत आवाज में बोलते हैं, रूम कॉस्ट 1,50,000 वन पर डे, मील कॉस्ट 11,000 वन पर मील, टारगेट प्रैक्टिस 30,000 वन पर सेशन, और फिलहाल तुम ये सब चीजें फ्री में एंजॉय कर रहे हो, ऊपर से ऑनर को ही धमकी दे रहे हो। लड़का ऑलमोस्ट भीख मांगते हुए कहता है, प्लीज गन छोड़ दीजिए। लेकिन तभी फादर अचानक मौका देखकर गन उसके हाथ से छीन लेते हैं और सीधा उसके सीने पर एम कर देते हैं। उनके चेहरे पर एक बेहद डरावनी स्माइल थी और अगले ही पल वो ट्रिगर दबा देते हैं। लड़के का पैंट में पेशाब छूट जाता है, लेकिन गन फायर नहीं होती। फादर हंसते हुए बताते हैं, डबल बैरल्ड शॉटगन है, हर 2 शॉट के बाद रीलोड करनी पड़ती है। फिर वो उसे घूरते हुए कहते हैं, और तुम एक अनप्रोफेशनल लड़के हो, अब मैं तुम्हें टारगेट प्रैक्टिस ऑफर नहीं कर सकता। इसके बाद वो मुस्कुराकर पूछते हैं, तुम्हें पहले से पता था ना कि गन लोडेड नहीं है? अगर नहीं पता होता तो तुम ऐसा डेंजरस प्रैंक नहीं करते। मैं सही बोल रहा हूं ना? लड़का डरी हुई स्माइल के साथ धीरे से हां कह देता है। इसके बाद सीन फिर बीच पर शिफ्ट होता है। लड़का उसी मेल बॉक्स के पास बैठा सोच रहा होता है, आखिर ये लोग हैं कौन? और एक बोर्डिंग हाउस, वो भी डेजर्ट आइलैंड पर? क्या मजाक है ये? और आखिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं? मैं यहां आया कैसे? तभी अचानक वो मेल बॉक्स रेत में गिर जाती है। लड़का तुरंत उसके पास जाता है। अभी तो हवा भी नहीं चल रही, फिर ये गिरी कैसे? वो मेल बॉक्स को ध्यान से देखने लगता है और अचानक उसकी नजर उसके निचले हिस्से पर जाती है। वो हिस्सा बेहद शार्प और नुकीला था। लड़का शॉक हो जाता है, क्योंकि जब उसने पहले मेल बॉक्स उखाड़ी थी तब वो ऐसी नहीं थी। इसका मतलब साफ था, किसी ने उस मेल बॉक्स को दोबारा नुकीला बनाकर रेत में गाड़ा था।